नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी में संभल का मुद्दा बीजेपी पर काफी भारी पड़ता जा रहा है। बीजेपी की ना संभल कर चलने की आदत, या यूं कहें कि जो मनमानी करने की उसकी आदत है, जिस तरह लापरवाही से बीजेपी पूरे देश पर अपना मनमाना शासन थोप रही है और ये सोचती है कि उसे कहीं कोई नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, और वो जैसे चाहे, जहां चाहे, जिस तरह का माहौल वो बनाना चाहे वो बनाएगी और उसके बाद उस पर कोई आवाज भी नहीं उठाएगा। तो बीजेपी की इस खुशफहमी को आज राहुल गांधी ने एक बार फिर तोड़ा है, गलत साबित किया है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले थे यूपी के संभल जाने के लिए। संभल का मामला आप जानते हैं, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के नाम पर किस तरह का वहां पर बवाल खड़ा हुआ, निर्दोष लोगों की जान चले गई और उसके बाद इंटरनेट बंद करके और उस इलाके में विपक्षी लोगों का उनको आने से रोककर यूपी सरकार ने ये कोशिश की कि संभल की बातें बाहर तक ना पहुंचे और बाहर के लोग संभल तक ना पहुंच पाए। लेकिन ऐसा होना फिलहाल भारत में नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अभी तानाशाही स्थापित नहीं हुई है, अभी भी लोकतंत्र है, अभी भी उस संविधान का शासन चल रहा है जिस संविधान को यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे थे, राहुल गांधी दिखा रहे थे। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, ये यूपी दिल्ली बॉर्डर की है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर, जहां से राहुल गांधी निकले थे संभल जाने के लिए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कल वो जाएंगे, यानी बीते कल को उन्होंने बता दिया था कि 4 तारीख को वो जाने वाले हैं, और इस पर पहले ही संभल के जिला प्रशासन ने तमाम और अन्य जिला प्रशासनों को चिट्ठी लिखकर बाकायदा बता दिया था कि राहुल गांधी को रोका जाए। यूपी सरकार, बीजेपी किस तरह से डर डर कर काम करती है, किस तरह से राहुल गांधी के नाम पर डर जाती है बीजेपी, ये उसका सबसे बड़ा नमूना था। राहुल गांधी को जाहिर था जाने से रोका जाएगा, ये पता ही था, और राहुल गांधी उनके साथ बाकी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार थे कि उनको रोका जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और राहुल गांधी ने यहां तक कहा पुलिस से कि आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन एक अकेले राहुल गांधी से भी बीजेपी का डर जो है वो जाहिर था। राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब निकल चुके थे संसद के लिए और वो पहुंच चुके होंगे संसद, और संसद में भी अब संभल का मुद्दा उठ रहा है। लेकिन राहुल और प्रियंका के बॉर्डर से वापस लौटने की इस खबर को मीडिया ने इस तरह से चलाया, बीजेपी के मीडिया ने इस तरह से चलाया कि राहुल प्रियंका बैरंग लौटे। अब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बैरंग कौन आएगा, क्योंकि राहुल गांधी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि आने वाले वक्त में वो फिर से संभल जाएंगे, और इस बारे में केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि हम 6 तारीख के बाद फिर जाएंगे। और आखिर सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन कब तक नेता प्रतिपक्ष को, रायबरेली के निर्वाचित सांसद को और देश के एक आम नागरिक को एक शहर से दूसरे शहर जाने से रोक सकती है। मोदी मणिपुर नहीं जा रहे, उनकी मर्जी, उनको भी जाने पर रोक नहीं है, वो मणिपुर भी जा सकते हैं, वो संभल भी जा सकते हैं। लेकिन मोदी अपने आरामगाह में, अपने एक सुरक्षित दायरे में रहना चाहते हैं, उनको संसद में बैठकर फिल्म देखना मंजूर है। कल वो जाएंगे मुंबई, जहां पर वो शानदार तरीके से होने वाले शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे, जहां पर वो बीजेपी के कार्यकर्ता जब एक है तो सेफ है वाली टी शर्ट पहनकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की फिर से शपथ लेते हुए देखेंगे। तो ये सारा तामझाम बीजेपी करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि उसकी ताकत बरकरार है। लेकिन असल में बीजेपी कितनी कमजोर पड़ चुकी है। संभल जाने के रास्ते में ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये उसका प्रमाण है कि कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को संभल के आसपास भी नहीं जाने दिया गया, पहुंचने नहीं दिया गया, उनको पहले ही रोक लिया गया। लेकिन उनका जो रवैया है, उनके जो तेवर है, वो बता रहे हैं कि इतने आसानी से वो रुकने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर केवल राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, उनके साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हैं। इस तस्वीर में भले वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संसद में जिस तरीके से संभल का मुद्दा उठ रहा है, जैसे ही राहुल गांधी को रोका गया संभल जाने से, उस पर अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी, उस पर डिंपल यादव ने जो प्रतिक्रिया दी, ये सारी बातें बता रही हैं कि यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन रुकने वाला नहीं है। संभल जाने से रोकने में अभी भले यूपी प्रशासन को या योगी सरकार को, मोदी को फिलहाल थोड़ी सफलता मिल गई हो, लेकिन ये राहत फौरी ही रहेगी, क्योंकि जब भी राहुल संभल जाएंगे
तो जाहिर है उसका मुद्दा जो है वो फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाएगा। और राहुल गांधी के इसी बात से बीजेपी बहुत डर रही है और फिलहाल उनको संभल जाने से उसने रोक लिया है, लेकिन क्या संसद में वो इस आवाज को उठने से रोक पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। संसद में आज जैसे ही ये पता चला कि राहुल गांधी को रोका गया तो लोकसभा सांसद है कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, उन्होंने इस मुद्दे को उठाना चाहा लेकिन उनको रोका गया। क्या कुछ कहा है मोहम्मद जावेद ने, अगर वो क्लिप हमारे पास है तो हम इसको दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है। बाहर क्या कर रहे हैं, इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव बहाल करने गए थे राजीव बड़ा आसान सा जवाब दे दिया जगदम्बिका पाल ने। उन्होंने मोहम्मद जावेद को बात करने से तो रोका ही, अपनी बात रखने से तो रोका ही। उन्होंने ये कहा एलओपी है, उनको यहाँ सदन में होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, नेता प्रतिपक्ष सदन में बैठे रहे। मोदी भले प्रधानमंत्री होकर सदन में आए या ना आए, उन पर कोई बंदिश नहीं है। वो कहीं देश में हालात बिगड़े तो वो कहीं जाए न जाए, उन पर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन सारी बंदिशें हैं इस समय राहुल गांधी के लिए। लेकिन क्या राहुल गांधी इन बंदिशों के होने से रुक पाएंगे? क्या उनको रोका जाना संभव होगा? आज जो वो देवेंद्र फडणवीस की एक बात बहुत ज्यादा चल रही है कि समंदर वो लौट कर आऊंगा, तो इस बात को अगर वो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था और इनको लेकर बड़ी तारीफें हो रही हैं और ये कि किस तरह से वो दोबारा सीएम बन गए, लेकिन जो बात है समंदर जो है उस पर किसी का हक नहीं होता। जैसे देवेंद्र फडणवीस लौट कर आए हैं, राहुल गांधी भी, इंडिया गठबंधन भी, कांग्रेस भी लौट कर आ सकती है। ये बात बीजेपी शायद भूल रही है। बहरहाल बीजेपी का भूलना उसको मुबारक, लेकिन आज संभल जाने से रोकने पर जो राजनीतिक विवाद बढ़ा है, जिस तरीके का हंगामा आज खड़ा हुआ है, वो बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में एक नई मुसीबत का आगाज कर सकता है। आज रेणुका चौधरी है, कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पर, सुन लेते हैं अगर वो बाइट है हमारे पास तो। वो सब लोग संभल जाना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जाए, नहीं जाने देंगे, सच का सामना नहीं कर सकते हैं। मैम प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जारी रहेगा। ये लोगों को, दुनिया की, देश की आवाज़ है, बुलंद रखना हमारा फर्ज बनता है। तो हम पुकार रहे हैं। आप बोलिए, हम हाउस चला रहे हैं, तो फिर आप बताइए, आप भी जवाब दीजिए। मैम यूपी प्रशासन का कहना यह है कि अभी वहाँ पे माहौल खराब हो सकता है, इसलिए डेलीगेशन ना आए, उन्हें मना करने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये सिर्फ जब हम जाते हैं माहौल ये हो सकता है, वो हो सकता है। जब समस्या वहाँ हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन पे, ये तो बता दीजिए ना। ये हम जाने से कुछ हो जाएगा, ये तो अफवाहें, ये तो डराने की बात है लोगों को कि इसीलिए हमें रोक रहे हैं। समस्या पैदा हुई वहाँ, कैसे, क्यों, क्या इसका जवाब हम सवाल नहीं कर सकते? जाके खुद नहीं देख सकते हैं? दुनिया में 100 अफवाहें उड़ते रहते। वास्तवता क्या है हम जानने जा रहे हैं, हमारा हक बनता है। मेंबर पार्लियामेंट हम रहते हैं कि जाके देख के देश के 10 कोनों को हमें जाना पड़ता है। तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं? मैम कल वाइस प्रेसिडेंट ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि किसानों की क्यों नहीं उनकी सुनी जा रही, क्यों शिवराज सिंह चौहान को भी बोला उन्होंने। तो यहाँ पर रेणुका चौधरी साफ साफ कह रही हैं कि वहां पर क्या है, क्यों है, क्या हाल है, ये सब जानने का हमारा हक है। बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, लेकिन उन अफवाहों का पर्दाफाश तो तभी होगा जब आपको वास्तविकता का पता चलेगा, और वास्तविकता जमीन पर जाकर ही, यानी जो ग्राउंड जीरो है वहां पहुंचकर ही मिल सकती है। लेकिन इस समय विपक्ष को जिस तरीके से जाने से रोका जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि अभी केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया, जब चंद्रशेखर थे वो उनको जाने से रोका गया, सबसे पहले अखिलेश यादव जब जाने वाले थे उनको रोका गया। जिस तरह से आज राहुल गांधी के साथ जाने की तैयारी में थी आराधना मिश्रा, उनको पहले ही घर पर बंद कर लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे तमाम कार्य कर रही है यूपी पुलिस योगी सरकार और मोदी के कहने पर, जहां तक हमें समझ में आता है कि वो किसी भी तरह हवाला दिया जा रहा है कानून व्यवस्था का, लेकिन
असल में यहाँ बीजेपी अपनी ही करनी को छुपा रही है। और यहाँ पर रेणुका चौधरी ने यही सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या बात है, आप क्या कुछ छुपाना चाहते हैं। तो बीजेपी को आखिर किस बात का लग रहा है डर, और क्यों संभल जाने से रोक रही है वो विपक्ष के सांसदों को, नेताओं को, और कहां तक देश भर में वो इसी तरह के काम करती रही है। तो कब तक बीजेपी इस तरह से अपनी मनमानी कर पाएगी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आप लोग सुबह से इसको देख रहे हैं, आप लोगों ने इस पर ब्रेकिंग भी किया कि जब राहुल गांधी निकले थे संभल जाने के लिए और उनको यहीं बॉर्डर पर रोक लिया गया, यानी दिल्ली से बाहर निकलते ही बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया। जाहिर है पहले से सारी तैयारी थी, बैरिकेडिंग की गई थी और अब बैरिकेडिंग खुल गई है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को रोकने के क्या मायने हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। पिछले 10-11 सालों में कई मौके ऐसे आए हैं, अगर राहुल गांधी हाथरस जाना चाहते हैं, आगरा जाना चाहते हैं, उन्नाव जाना चाहते हैं, उनको इसी तरह से रोका गया। प्रियंका गांधी की वो तस्वीरें देश ने देखी थी जब उनको बिल्कुल पकड़ कर खींचा जा रहा था, या जब उनको नजरबंद कर लिया गया और फिर वो अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। ये सारी तस्वीरें देश ने देखी हैं, याद हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले कुछ सालों की ही बातें हैं बार बार। और उसमें एक दिलचस्प तथ्य यह है कि ये यूपी में ही ज्यादा हो रहा है, जहां पर वो लोग जाना चाहते हैं और जहां पर उनको रोका जाता है। यूपी में इस समय लोकसभा में बीजेपी की सीटें काफी कम हो चुकी हैं। उपचुनाव उसने मैनेज कर लिया, लेकिन वैसे सीटें कम हो गई हैं। और अब ये जो हाल बता रहा है, ऐसे में क्या लगता है राहुल गांधी ने आज ये जो अल्टीमेटम सा दे दिया है, एक ऐलान कर लिया है कि वो लौट कर फिर आएंगे, आप उनको कहां तक रोकेंगे। और वो जिस तरह से संविधान दिखा रहे थे, क्या कुछ कहता है ये पूरा वाकया, देश की सियासत पर इसका क्या असर होने जा रहा है। राहुल गांधी के साथ आज जो बर्ताव किया उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने और उनको संभल जाने से रोका, तो इस पर यूपी का प्रशासन खुश हो सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी को जाने से रोक दिया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अपने मकसद में यूपी की सरकार जो है वो फेल हो गई। और फेल इस मायने में हो गई कि वो ये नहीं चाहते थे कि संभल का जो सच है वो किसी तरीके से राहुल गांधी के ज़रिए निकल कर आए। लेकिन इसमें वो फेल इसलिए हो गई कि राहुल गांधी को इस तरीके से रोकने के बाद ये साफ हो गया कि संभल में ऐसा कुछ जरूर है जिसको छुपाने के लिए राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा रहा है। तो ये इसके बाद राहुल गांधी ने जो अपना एक्शन लिया और खड़े हुए, वो काफ़ी देर तक वहाँ हीला हुज्जत होती रही, प्रशासन के साथ पुलिस के अधिकारियों से बातचीत होती रही, अविनाश पांडे जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं उनकी बातचीत होती रही, केसी वेणुगोपाल की होती रही, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल आपस में मंत्रणा करते रहे और काफ़ी देर तक वहाँ उनको रोका गया। और इसके साथ साथ उनको ही नहीं रोका गया, यहाँ तक किया पुलिस प्रशासन ने कि वहाँ जो आम नागरिक थे उनको भी जाने से रोका गया और यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस थी उनको भी पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया। तो ये चीज़ एकदम तो साफ हो गई कि राहुल गांधी तो वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने जा रहे थे, उनकी समस्या पूछने जा रहे थे, लेकिन यूपी के पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को रोका कि वहाँ का संभल का सामने ना आने पाए, इसके लिए रोका। और इसके साथ साथ आम नागरिकों के ऊपर भी जुल्म किया उनको रोककर। तो ये चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो ये खिलाफ जा रही है बीजेपी के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ जा रही है। अब जो राहुल गांधी ने इसको वापस पहुँचे वो संसद, और जब संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, और संसद की कार्रवाई में जिससे हम लोगों ने सुनवाया भी अभी कि जो आसंदी पर बैठे हुए हैं जगदम्बिका पाल साहब, वो कह रहे हैं कि एलओपी जो है वो उनको बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें सदन में होना चाहिए। मुझे लगता है कि एलओपी ये जो आसंदी पर बैठे हुए सज्जन हैं, मतलब जो भी बैठा है उसको उस समय लोकसभा अध्यक्ष ही कहा जाएगा, तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहिए कि भाई आप बाहर क्या कर रहे हैं, या सदन में भी आकर बैठा कीजिए। पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन सदन में आकर बैठा कीजिए और देश का काम जो वो भी कभी कभी कर लिया कीजिए। कोई देश का काम करने में बुरी बात नहीं है। पिक्चर देखने के लिए भी पैसे जो आपको मिल रहे हैं पूरे देश की जनता ही दे रही है, जो आप जाकर साबरमती फाइल देख रहे हो, संसद में नहीं पहुंच रहे हैं। तो इतना भी हिम्मत जो है कम से कम आसंदी पर बैठे हुए व्यक्ति को दिखानी चाहिए, फिर चाहे वो ओम बिरला बैठे हों और फिर चाहे उस पर जगदम्बिका पाल बैठे हों। और ये आपने भी जिक्र किया कि राहुल गांधी को कोई इस तरीके से पहली बार नहीं रोका जा रहा है। उनको हाथरस जाने से रोका गया, उनको उन्नाव जाने से रोका गया, लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया, इस तरह की सारी बातें हुई थी। और लखीमपुर खीरी जाने का जब मसला था उस समय तो उनके साथ भूपेश बघेल भी थे, तो हवाई अड्डे पर ही भूपेश बघेल जो थे वो धरने पर बैठ गए थे, इस तरह की चीज़ें भी हुई थी। और मणिपुर जब गए थे राहुल गांधी, मणिपुर में भी रोका गया था।
और उनको जो था वो सड़क मार्ग से फिर नहीं जाने दिया गया था, दूसरे रास्ते फिर उनको जो ले जाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो आप राहुल गांधी को जितना रोकेंगे उतना राहुल गांधी आगे बढ़ते जाएंगे, चूँकि हर एक हर्डल जो है, देखिए पानी का बहाव जो आप उसको कितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, अगर आप रोकते हैं। जी अमरिंदर जी, ये राहुल गांधी का एक ट्वीट अभी का आ गया है, जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया, विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पुलिस को आगे क्यों कर रही है? सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है? राहुल गांधी का ट्वीट, उन्होंने यहाँ पर 4-5 लाइनों में मेरा ख्याल है सारा वाकया जो बीजेपी का हाल है, बीजेपी की जो चालाकी है, बीजेपी की जो साजिश है, तमाम कुछ यहाँ पर बयां कर दिया है। राहुल गांधी यहाँ जो इस ट्वीट में उन्होंने जो बातें कही, लगभग यही बातें उन्होंने वहां भी कही, और ये जो संविधान को जो दिखा रहे थे तब भी उन्होंने यही कहा कि भाई आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? आप अब मतलब इस देश में ये किस तरह का कानून लागू हो गया है या कोई तानाशाही लागू है कि आप एक नागरिक को, और वो नागरिक जो कि निर्वाचित सांसद है और नेता प्रतिपक्ष भी है, वो उसको आप एक इलाके में जाने से रोक रहे हैं। इसी तरह से आपने जो आप याद दिला रहे थे अमरिंदर जी, मणिपुर भी जाने से रोका गया राहुल गांधी को। कश्मीर में जब वो ये धारा 370 जो खत्म किया था, अनुच्छेद 370, तब भी विपक्ष के नेताओं को रोका गया था, लेकिन बाहर के जो डेलीगेशन है उनको घुमाकर दिखाया गया और अजीत डोभाल वहां जाकर बिरयानी खाकर बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है। अब हमारा सवाल यही है अमरिंदर जी, क्या यहाँ पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कल उनको मुंबई जाना है, क्या आज वो लोग संभल जाकर और वहां जाकर ये नहीं बता सकते कि सब ठीक है ताकि ये जो हंगामा है ये रुके? क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो जिस तरीके से आज हुआ और राहुल गांधी ने फिर जो बातें कहीं, और आपने भी जिक्र किया कि कश्मीर जब गए थे उस समय भी हवाई जहाज से वापस लौटा दिया गया था राहुल गांधी को, और विदेशी मेहमानों को जो था वो घुमाया गया था कश्मीर, और फिर अजीत डोभाल ने बिरयानी खाई और बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। और वहीं उसी कश्मीर में लंबे समय तक फिर चुनाव नहीं करवाया गया, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो अब अभी भी जो था जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होता। तो ये तो साफ तौर पे समझ में आ सकता है कि इस सरकार को राहुल गांधी से क्या परेशानी है, चूँकि सरकार को ये लगता है, मतलब सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि राहुल गांधी अगर लोगों के बीच जाएंगे तो सरकार जो काम कर रही है, जो गड़बड़ियाँ कर रही है, वो सारी चीज़ें जनता के सामने आएंगी और लोगों के सामने सारी चीज़ें आएंगी। संभल में भी इसीलिए रोकने की कोशिश की जा रही है, और राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर हमको जाने से क्यों रोका जा रहा है, शांति की आवाज़ दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? बिल्कुल सही बात है, राहुल गांधी को तो रोका जा रहा है शांति की आवाज़ के लिए, लेकिन उस विष्णु शंकर जैन को वहाँ ले जाया गया था संभल, और वहाँ नारेबाजी भी करवाई थी पुलिस की कस्टडी में। तो यानी अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उनसे धांधलियाँ में जो की गई उनसे ध्यान हटाने के लिए संभल कराया गया, तो और राहुल गांधी को जो रोका गया, उसके बाद अब ये आरोप सच साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वरना अगर जिला प्रशासन ने वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं की है, अगर वहाँ के डीएम और एसएसपी बिल्कुल ईमानदार हैं, वहाँ की जो सीओ अनु चौधरी हैं उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं अगर वो बिल्कुल सही अपनी जगह पर हैं, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई है, और पुलिस प्रशासन का वहाँ हिंसा फैलाने में कोई अगर हिस्सेदारी नहीं है, तो एक नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है उसको वहाँ जाने से, आपको रोकने से दिक्कत क्या आ रही है? क्यों रोक रहे हैं? राहुल गांधी तो यहाँ तक कहा कि भाई चलिए मैं आपकी गाड़ी में चल रहा हूँ, आप मुझे अपनी गाड़ी में ले चलिए। पुलिस से कहा उन्होंने, जो अधिकारी बात करने आए थे, कि मैं आपकी गाड़ी से चल रहा हूँ, अकेला चलता हूँ, चलिए आप मुझको ले चलिए। तो आप ले जाना नहीं चाहते, इसलिए ले जाना नहीं चाहते क्योंकि इसके बाद फिर जो संभल में किया है पुलिस प्रशासन ने वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वहाँ जो न्यायिक आयोग बनाकर भेजा गया जांच करने के लिए, उसमें जो एक पूर्व डीजीपी साहब हैं, जैन साहब हैं कोई, वो तो बाकायदा टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं और उनकी तरफ से बहस करते हैं टीवी चैनलों पर, जैन साहब जो हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं शहनवाज आलम, उन्होंने सवाल उठाया है कि ये इस न्यायिक जांच का फिर मतलब क्या रह जाएगा अगर बीजेपी के प्रवक्ता जो है उस न्यायिक आयोग के सदस्य होंगे, जो बीजेपी की पक्ष रखते हैं टीवी चैनल पर बैठकर, तो वो जांच वहाँ किस तरीके से होगी? तो समझा ठीक यही जा सकता है कि जिस तरीके से न्यायिक आयोग बनाया गया वो क्या रिपोर्ट देगा, और जो प्रशासन ने किया है वो सब छिपाने के लिए
राहुल गांधी को, विपक्ष के लोगों को संभल जाने से रोका जा रहा है, ताकि जो वहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं और किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने बीजेपी का एजेंडा लागू किया है, ये सारी चीज़ें जनता के सामने और देश के सामने नहीं आ सके, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी को रोकने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मोदी खुद को, या मोदी के जो उनके साथ के उन्हीं की शैली में राजनीति करने वाले बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम नेता जिस तरह से अपने आप को कॉमन मैन बताने लगे हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो लोग कॉमन मैन की परिभाषा के आसपास भी नहीं फटकते हैं, जबकि राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल आम आदमी के दर्द को समझते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या उससे अलग भी जब वो किसी जनता के बीच जब जाते हैं, आम लोगों से जब मिलते हैं, और वो जिस सहजता से मिलते हैं और जितने आराम से लोग उनसे अपनी तकलीफें बता देते हैं, बीजेपी के पास मेरा ख्याल है उसके सामने सबसे बड़ा डर यही है कि उसको, इसीलिए वो राहुल गांधी को अकेले भी नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी अगर संभल के भीतर दाखिल हो गए तो फिर वहां पर क्या कुछ घटा है ये वहां के लोग खुद ही बढ़ बढ़कर उनको बताने आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी को अगर ये ऐसा लगता है कि वो राहुल को संभल जाने से रोक देगी तो संभल की खबरें बाहर नहीं आएंगी, तो ये भी गलत है, क्योंकि आज का ये जो दौर है, अभी कुछ दिन तक इंटरनेट वहां वो बंद रख सकती है, लेकिन कब तक चीजों को इस तरह से वो दबाकर रखेगी। तो कहीं ना कहीं से जो सच है वो सामने आ ही जाएगा, और बीजेपी शायद इस सच से ही डरती है। बीजेपी के डर के बारे में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है आज, संभल की इस घटना, मतलब संभल जाने की इस घटना को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है प्रियंका गांधी? प्रियंका लिखती है, भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, भाजपा भाईचारे और एकता से डरती है, भाजपा अपने नफरत के बाजार को बचाने के लिए मोहब्बत के हर संदेश को बैरिकेड कर देना चाहती है, लेकिन न तो मोहब्बत का संदेश रुकेगा, न सच्चाई की आवाज दबेगी। प्रियंका गांधी ने इन तस्वीरों के साथ, जिसमें वो दिख रहा है कि कैसे भीड़ जमा है, बैरिकेडिंग है, उनको जाने से रोका जा रहा है, और यहाँ पर उन्होंने जो ये कह दिया कि न सच्चाई दबेगी, न आप उसको कोई बैरिकेड कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल जो आज राहुल प्रियंका के साथ थे, और उन्होंने बाद में ये बताया कि अब 6 तारीख के बाद वो लोग फिर से जा सकते हैं। क्या कुछ कहा है केसी वेणुगोपाल ने, ये भी देख लेते हैं। मेरा ख्याल है अभी उनकी जो बाइट है वो आनी बाकी है। अमनिंदु जी, यहाँ पर प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है और भाजपा का जो डर है, भाजपा जिस तरीके से ये काम कर रही है कि पूरे, मतलब, और ये भाजपा की ही जो राजनीति का परिणाम है, जिस तरह से संभल की मस्जिद को वहां पर सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई, जिस तरीके से अजमेर शरीफ की बात हो गई, उसके बाद अब जो वहां 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पर भी ये मांग उठने लगी कि उसके नीचे जो है वो संस्कृत कॉलेज थे और वहां पर मूर्तियां मिली हैं। और मैं ये बता दूं हमारे दर्शकों को कि अजमेर के जो डिप्टी मेयर है नीरज जैन, उन्होंने ये 2.5 दिन का झोपड़ा, एक ऐतिहासिक इमारत, उसको लेकर कहा है कि इस मस्जिद में संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने के सबूत मिले हैं, इसे आक्रमणकारियों ने उसी तरह ध्वस्त कर दिया जिस तरह उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे ऐतिहासिक शिक्षा स्थलों को ध्वस्त किया था। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो ये तमाशा शुरू कर दिया देश में, उन्होंने एक सिलसिला लगवा दिया सिर्फ अपने एक वो बयान के कारण, जिसमें उन्होंने ये कहा था, मई 2022 का उनका बयान था कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण निषिद्ध नहीं है, जो निषिद्ध है वो है 15 अगस्त 1947 के बाद पूजा स्थल के चरित्र को बदलना। यहाँ पर आसान भाषा में हम ये कहें तो जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 का था, उसकी व्याख्या इन्होंने अपने तरीके से की जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2022 में, कि पूजा स्थल के चरित्र को बदलना का निर्धारण निषिद्ध नहीं है, मतलब आप उसका चरित्र बदल नहीं सकते। यानी अगर किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के अवशेष मिलते हैं तो आप उसको मंदिर नहीं बना सकते, ये तो इस अधिनियम में है, लेकिन ये नहीं है इस अधिनियम में कि आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि यहाँ पर पहले क्या था। ये एक बड़ी बौद्धिक चालाकी क्या यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कर दी थी, और ये किस लिए की थी, क्योंकि अभी हाल ही में करण थापर को दुष्यंत दवे जो है वरिष्ठ वकील, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो जस्टिस चंद्रचूड़ के कारण जो है ये एक नया, मतलब देश एक गंभीर संकट की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने इस बात पर अब खुशी जाहिर की कि मुख्य न्यायाधीश खन्ना के नेतृत्व में एक नया सुप्रीम कोर्ट जन्म ले रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट
2014 से 24 तक जो हुआ है उससे दूरी बना रहा है। ये एक बड़ी टिप्पणी जस्टिस खन्ना के लिए एक उम्मीद की बात जो यहाँ पर दुष्यंत दवे ने की। जस्टिस चंद्रचूड़ का जो फैसला था ज्ञानव्यापी को लेकर, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं संभल और अजमेर शरीफ और 2.5 दिन का झोपड़ा तक, ये जो सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक जो डिमांड है कि हम संविधान के हक के तहत हम जा रहे हैं वहां पर, और यहाँ पर बीजेपी का रोकना, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? जो जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी थी, जो मौखिक टिप्पणी थी, उस मौखिक टिप्पणी का कोई कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि डाइस पे बैठकर आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो आपने कुछ भी बोल दिया, लेकिन आपने कुछ भी बोलकर जो निचली अदालतें थी उनको आपने क्लू दे दिया, तो निचली अदालतें आपकी उस मौखिक टिप्पणी के आधार पर वो रास्ते सब खोल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर आग लगाने के लिए जो है वो रास्ता एक मिल गया। तो चंद्रचूड़ साहब ने जो पूछा था कि इतिहास उनको किस रूप में याद रखेगा, तो चंद्रचूड़ साहब को इतिहास जो है एक इसी तरीके से याद रखेगा कि इन्होंने एक सांप्रदायिक विद्वेष का और पूरे देश में हिंसा की आग लगाने का एक रास्ता खोल दिया चंद्रचूड़ साहब की मौखिक टिप्पणी ने। उनको इतिहास इसी तरीके से याद रखेगा। अब जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर जो दुष्यंत दवे साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ जस्टिस खन्ना को लेकर दुष्यंत दवे का ही कहना नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व जज हैं जस्टिस मदन लोकुर, उन्होंने भी एक लेख लिखकर कहा, और उन्होंने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उस लीगेसी को निभाने की है जो उनके चाचा जो थे जस्टिस HR खन्ना जो थे, हंसराज खन्ना, उनकी जो लीगेसी है उसको निभाने की आगे है, उसी को वो आगे बढ़ाएंगे, और उनसे काफ़ी ज़्यादा देश को उम्मीदें हैं। तो जस्टिस खन्ना से उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदों पर शायद जस्टिस खन्ना खड़े भी उतर रहे हैं। बाकी अब उनका समय चूँकि थोड़ा ही है चीफ जस्टिस के तौर पे, और कितना वो होते हैं। अब जैसे कल एक मसला था सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उसकी चुनाव आयुक्तों की, उसमें CGI को होना चाहिए, उसको जो सरकार ने हटा दिया था ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसमें सुनवाई से उन्होंने अपने को अलग किया। तो वो नैतिक तौर पर ठीक था उनका, चूंकि वो खुद भी CGI हैं, और जो आदेश दिया था जिस खंडपीठ ने, उस खंडपीठ में जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे, तो इसलिए वो अपने से अलग हो गए। तो ये तो खैर वो जजेस का मामला है, क्या है क्या नहीं है। जस्टिस काटजू जो है, मार्कंडेय काटजू, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी एक लेख लिखकर और कई उन्होंने ट्वीट जो है जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर किए, और उन तो बहुत ज़्यादा आरोप लगा दिए। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो कैरियरवादी और बहुत ही बेईमान, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, बहुत बेईमान थे। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो बेईमान थे कि नहीं थे, लेकिन जो वो उन्होंने किया उसके आधार पर पूरे देश के अंदर एक आग लग रही है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो साफ समझ में आता है। अब उनको ये जस्टिस चंद्रचूड़ को ये दिव्य ज्ञान जो था वो रात में कोई देवी आकर दे गई थी, जैसा राम मंदिर के फैसले के समय उनको रात में देवता आके दे गए थे। अब पता नहीं कौन दे गया था कौन नहीं दे गया था वो जाने, लेकिन वो ये सब कर गए हैं। लेकिन इसके बाद भी समिता जी, जो देश के अंदर चल रहा है और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये एक गंभीर संकट की तरफ इशारा करती हैं। और आज राहुल गांधी को जिस तरीके से रोका गया, ये भी इस तरफ इशारा किया करता है कि सरकार अंदर ही अंदर डरी हुई भी है, विपक्ष से भी और जनता से भी डरी हुई है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ जाएं। अब आप जगह जगह अपनी इस तरीके की याचिकाएं दायर करेंगे और याचिकाएं वो स्वीकार कर ली जाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है धर्मस्थल विधेयक का कि निचली अदालतों को इससे रोका जाए। तो उस पर क्या होता है क्या नहीं होता ये बाद में मालूम पड़ेगा, शायद उसकी भी आज ही सुनवाई होनी है उस पर। तो क्या आदेश आता है ये सुप्रीम कोर्ट से मालूम पड़ेगा। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो एक बारूद के ढेर में एक चिंगारी जो है वो छोड़कर निश्चित तौर पर चले गए हैं। और पता नहीं कि वो पूछ रहे थे कि इतिहास उनको किस तरीके से याद रखेगा, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ खुद को माफ़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपने साथ मौखिक टिप्पणी के लिए, ये जस्टिस चंद्रचूड़ खुद से पूछने तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, उनको अब शायद फुर्सत मिल रही होगी, आत्मावलोकन करें, चाहे तो वो ध्यान करें, देवी के सामने बैठे, चाहे उन्हें जो करना है करें। लेकिन फिलहाल देश को उन्होंने जिस हालत में पहुंचा दिया है, बहुत गंभीर स्थिति बनी है। और उससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि मोदी सरकार जो बार बार संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देती रहती है, हर बात पर ये कहती है कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अभी 13-14 तारीख को फिर से संसद में संविधान पर चर्चा भी होनी है ताकि नई पीढ़ी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिले। लेकिन यहाँ पर नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी सब देख रहे हैं कि क्या हाल बना दिया है देश का, और किस तरीके से संभल का मुद्दा जो है एक शांत शहर को अनावश्यक जो है वहां पर
उसमें विवाद में डाल दिया गया, वहां पर तनाव पैदा कर दिया गया और 5 लोगों की जान जाना कोई मामूली बात नहीं है। और नहीं पता कि मोदी कभी इतनी जाने जो चली गई हैं उनके शासनकाल में देश में 11 सालों में, न जाने कितने लोग केवल इसी धार्मिक उन्माद का शिकार हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी उनकी सत्ता की भूख है या कुछ और वजह है, या हिंदू राष्ट्र बनाने की एक जो सनक है वो खत्म ही नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि गनीमत यह है कि इस समय विपक्ष जो है वो मजबूत है और विपक्ष की मजबूती जो है वो भी अब मीडिया को खटक रही है, क्योंकि अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उन लोग ने आज जिस तरीके से साथ दिया, अब उस बात को ट्विस्ट करके बताया जा रहा है कि कल जब राहुल अदानी का मुद्दा उठा रहे थे तो अखिलेश वहां साथ में नहीं थे, उन्होंने गेम खेल दिया और वो पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने संभल का मुद्दा उठा दिया। और आज वो कह रहे हैं कि अभी राहुल निकल गए, उनकी मजबूरी थी संभल जाना, लेकिन अखिलेश जो है यहाँ पर बाजी मार ले जाएंगे। इन्हें जबरदस्ती राहुल और अखिलेश में झगड़ा कराने वाले ये जो जबरदस्ती की खबरें प्लांट हो रही है, अमलेंदु जी, यहाँ पर मीडिया की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? और आपका जवाब चाहूंगी, अगर हमारे पास केसी वेणुगोपाल की बाइट आ चुकी है तो हम उसको एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को। जी है, केसी वेणुगोपाल को सुन लेते हैं पहले। Like Buddhist informed us, they will allow us after 6th. After 4-5 days back. On 6th of They purposefully block the traffic. We don't want to create a problem for the common people. यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ने बता दिया 6 तारीख के बाद यानी 4-5 दिन बाद वो लोग फिर से जाएंगे। और अभी वो लोग जो हटे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मजबूरी में हटे, वो केवल इसलिए हटे क्योंकि आम लोगों को वो तकलीफ नहीं देना चाहते। यानी राहुल गांधी का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं, वो सूरत भी बदलना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल वो लौट चुके कि बाद में जाएंगे जब प्रशासन भी इसकी अनुमति दे देगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो फिर भी सामने तो आ ही जाएगी। लेकिन फिलहाल आम जनता को तकलीफ ना हो इसलिए वो लौट आए हैं। लेकिन मीडिया इस खबर को जिस तरह से दे रहा है, और उधर महाराष्ट्र में मुंबई में एक बड़ा जश्न और पूरा देवेंद्र फडणवीस को ही बिल्कुल आज वो बताया जा रहा है, क्योंकि खुशी की बात है महायुति के लिए कि आखिर उसको मुख्यमंत्री का नाम मिल गया। लेकिन मीडिया जो है संभल के मुद्दे को दबा रहा है या गलत तरीके से यहाँ पर खबरें जबरदस्ती दिखाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु जी इस पर? देखिए समिता जी, एक तो आज जिस तरीके से मीडिया का रोल रहा वो सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे तेज़ कहने वाले चैनल जो है खुद को, उसकी एक महिला पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा था, तो राहुल गांधी ने उससे पूछ लिया था ये आपका सवाल है कि ये बीजेपी का सवाल है, कि आप बीजेपी की हैं क्या, ये पूछा था। तो उसमें वो बिफर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर तमाम सोशल मीडिया पे लोग भी कहने लगे थे राहुल गांधी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। वही महिला पत्रकार आज सुबह से ही जो थी वो ये कह रही थी कि चूंकि वो राहुल गांधी चाहते हैं कि वो कैमरे आ जाएं तो कैमरे के सामने जो है फिर वो ये सब करें, उसके बाद वापस चले जाएं। और फिर ये कहने की कोशिश कर रही थी कि आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है, राहुल गांधी ये क्यों नहीं समझते आम लोगों को परेशानी हो रही है। फिर उसने आम लोगों से बात जब करना शुरू की तो आम लोग जो थे वो उसके मन की बात नहीं कह पाए। आम लोगों ने उसके मन के खिलाफ जो थी बात कही। आम लोगों ने ये कहा कि अगर जब प्रशासन को मालूम था कि राहुल गांधी को आज वहाँ जाना है तो आप राहुल गांधी को रोक लेते, राहुल गांधी को आप उनके घर पर रोक लेते, यहाँ आप दूसरा रास्ता बना देते, कम से कम आम नागरिकों को निकल देते। और पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ मरीजों को भी नहीं जाने दे रहा है, एम्बुलेंस तक रोकी जा रही है। तो यानी आम नागरिकों ने राहुल गांधी पर सवाल ना उठाकर प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए, तब उसको था वो बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये भद्दी कोशिशें जो हैं मीडिया की तरफ से लगातार की गई। पर ठीक है, आपकी नौकरी करना आपकी मजबूरी है उन चैनलों पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा नीचे गिर जाएँ कि आप जो सही चीज़ें हैं उनको इतने गलत तरीके से पेश करें। तो ये अब देखना पड़ेगा उस महिला पत्रकार के समर्थन में जो लिबरल्स भी जो ट्वीट कर रहे थे राहुल गांधी के समर्थन में, उनको आज सुबह की उसकी रिपोर्टिंग देख लेनी चाहिए वो महिला पत्रकार कर क्या रही थी। तो मीडिया का तो खैर अपना एक रोल है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग लगातार ये चर्चा करते रहे कि इस मीडिया पे पूंजी किसकी लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि उस पूंजी का भी एक दबाव है। तो वो पूंजी जिन लोगों की लगी है वो पूंजी वाले जो है वो मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ खड़े हुए। तो उनके चैनलों पे काम करने वाले या उस मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों की भी एक मजबूरी भी हो सकती है कि उनको वही बात करनी है जो उनके मालिकों की तरफ से आदेश आ रहा है। तो वो तो एक है उनका मसला है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है निष्पक्षता आप भली मत बरतिए, लेकिन फिर आप खुल के कहिए कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हम बीजेपी के ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक जो अंबानी के चैनल का पत्रकार था उसने जो कहा था बीजेपी के सवाल हैं, उस पर राहुल गांधी ने पूछा था कि ये बीजेपी के सवाल है कि आपके सवाल हैं। तो वो कहने लगा कि मेरे सवाल है, एक पत्रकार के सवाल। उनका नहीं, आप तो कह रहे थे कि ये बीजेपी के सवाल है।
तो आप बीजेपी के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर वो भी कहने लगा कि नहीं ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन फिर उनका कि नहीं ठीक है आप दोहरा के देख लीजिए आपने ये कहा है। तो वो बाद में लोगों ने देखा तो मालूम पड़ा कि वो पत्रकार यही कह रहा है कि ये बीजेपी के सवाल हैं और बीजेपी के सवालों में से आपने एक सवाल का जवाब दे दिया, 2 सवाल बचे। तो बीजेपी के सवाल भाई काहे पूछ रहा है राहुल गांधी से? नरेंद्र मोदी से पूछ बीजेपी के सवाल। तो ये सारी चीज़, तो मीडिया का तो चरित्र सामने खुलकर बिल्कुल साफ तौर पे आ रहा है। और पिछले 10 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा कोई गिरा है शर्मित्रा जी, तो या तो इस देश के रुपये की कीमत गिरी है या इस मीडिया का चरित्र गिरा है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो तो पहले ही जहाँ थे उनको वहीं हैं, वो तो अब बस खुलकर सामने आए हैं, इतना ही कहा जा सकता है। लेकिन इस मीडिया का चरित्र और रुपया जो है जितनी तेज़ी से गिरा है, मुझे लगता है दुनिया में गिरने की अगर कोई होड़ लगेगी तो ये सबसे आगे होंगे। जी बिल्कुल। और मीडिया का उसने अपना रुख जो है यहाँ पर बता दिया, उसकी प्राथमिकताएं जाहिर है वो अपने मालिकों के कहने पर चलेगी, लेकिन इसके बाद क्या संभल में जो कुछ साजिश हुई है उसको वो छुपा पाने में या बीजेपी की मदद करने में यहाँ पर कामयाब होगी? क्योंकि अब केवल राहुल गांधी सवाल नहीं उठा रहे, कल अखिलेश यादव ने संसद के भीतर भी सवाल उठाए, आज अखिलेश यादव ने संसद के बाहर सवाल उठाए, डिंपल यादव सपा की सांसद उन्होंने भी सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने और डिंपल यादव ने, दोनों की बाइट सुन लेते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। अखिलेश जी आप से कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया संभल जाने से, अब कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया है। आपको लगता है क्या वजह है कि वहाँ डेलीगेशन कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। लेकिन बार बार वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 10 तारीख तक जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। वोट बैंक की राजनीति की बात की है डिंपल यादव ने, एकदम सही बात उठाई है कि ये केवल संभल नहीं पूरे देश का मामला है। और बात फिलहाल संभल की हो रही है अमलेंदु जी, तो संभल जो है जब यूपी में उपचुनाव थे और ऐसे में मतलब ठीक है कि 9 सीटों पर उपचुनाव थे, लेकिन चुनाव के वक्त पुलिस प्रशासन और पूरे राज्य में एक जो माहौल है वो कानून व्यवस्था बरकरार होनी चाहिए। और ऐसे वक्त में एक तो 19 नवंबर को मतलब 20 तारीख को चुनाव थे और 19 तारीख को आपने सर्वे के आदेश दिए और दूसरा सर्वे बाद में हुआ, तो ये जो पूरा पीरियड था, क्या इस बात को टाला नहीं जा सकता था? ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि उसी दिन आपको सर्वे कराना था और दोबारा सर्वे कराने की भी जरूरत पड़ी? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि यहाँ पर जो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि 10 तारीख तक आप क्या छुपा लेंगे, और जो पीछे चीजें आई हैं, आखिर यहाँ पर क्या बीजेपी की कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा खेल बीजेपी ने संभल में करने की कोशिश की, उसको एक लैब की तरह प्रयोगशाला बनाया कि यहाँ अगर सफल हो जाएगा तो फिर हम बाकी जगहों पर भी, क्योंकि देश भर में मस्जिदें हैं, देश भर में मंदिर भी हैं, तो ये क्या पूरे देश को एक, जो राहुल गांधी ने पहले भी बोला कि आप केरोसिन तो छिड़क ही दिया और तीली लगाने की देर है, क्या ये तीलियां लगना शुरू हो चुका है? देखिए, और तीलियां लगना ही शुरू नहीं हो गई और बंदर के हाथ में तीलियां आ गई हैं।
माचिस जो है वो बंदरों के हाथ में आ गई है, ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें अदालतों की भूमिका जो है उस पर भी जो है काफ़ी विचार विमर्श होना चाहिए और बहस होनी चाहिए। मणिपुर भी जो आज जल रहा है उसमें भी अदालत की भूमिका है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद वहाँ इस तरह की चीज़ें हुई और निचली अदालतों के जज साहिबान जो क्या कर रहे हैं, कई जज साहिबान तो सीधे सीधे मोदी और योगी की तारीफ़ करते हैं। एक बरेली के सिविल जज हैं, उनका तो बाकायदा वो हर दूसरे महीने जो है कोई ना कोई बयान दे देते हैं इस तरीके से उठा के कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, इस तरीके के उस पर तमाम सवाल उठते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और न्यायपालिका से तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी राग द्वेष से ऊपर उठकर और राजनीतिक दबाव या राजनीतिक विचारधारा से काम नहीं करेगी। जो कानून सम्मत चीज़ें वो करेगी। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कानून सम्मत भी नहीं हैं और राजनीतिक राग द्वेष से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर अदालतों से फैसले भी राजनीतिक रागद्वेष से प्रेरित होकर आने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फिर इस देश के संविधान के को लेकर और देश में लोकतंत्र को लेकर हो जाएंगी। और इसीलिए बार बार जो है लोगों की तरफ से अपील की जाती है, ये कहा जाता है कि अदालतों को कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए। अभी तक जिस तरीके की हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष रही है तो उसी को आगे मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन एक लंबी बहस का मसला है बहरहाल। लेकिन जो अखिलेश यादव ने पूछा और जाहिर सी बात है कि जो और भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर आप 10 तारीख तक वहाँ छिपाना क्या चाहते हैं, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जो अभी ख़राब है वहाँ स्थिति और 10 तारीख को ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि स्थिति अब वहाँ सामान्य हो चुकी है। अगर स्थिति सामान्य हो चुकी है तो आप फिर विपक्ष के नेताओं को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर स्थिति सामान्य नहीं है तो जिला प्रशासन के अधिकारियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की जिन्होंने स्थिति इतनी खराब दी हुई है? ये तो शर्मिष्ठा जी योगी सरकार का काम बनता है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करे जो अभी तक वहाँ स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहाँ का प्रशासन जो है वो 20 तारीख के बाद से और अभी तक स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहा है और 10 तारीख तक कह रहा है कि तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, तो ये तो उसने कह दिया कि उसके हाथ में नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था तो किसी जिले में नहीं होती है, लेकिन सरकार के पास ये जरूर होता है कि वो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करे। तो वहाँ के डीएम और एसएसपी को राज्य सरकार जो दंडित करे कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन सरकार भी अपना काम नहीं कर रही है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उस विपक्ष के आरोप को समझा जा सकता है कि क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था उसको लागू करने की कोशिश की और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बीजेपी की तरफ से कोई दबाव था। इसी वजह से अब बीजेपी उन प्रशासनिक अधिकारियों पर उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर कार्रवाई करेगी तो प्रशासनिक अधिकारी खुलकर कह सकते हैं कि ऐसा तो सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति का आदेश था, उसके तहत उन्होंने काम किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें सामने ना आने पाएँ, इसीलिए जो है विपक्ष के नेताओं को और ख़ासतौर से राहुल गांधी को वहाँ जाने से रोका जा रहा है, ऐसा समझा जाता है। जी, क्योंकि राहुल गांधी को रोकेगी बीजेपी तो अपने लिए थोड़ा और बचाव का इंतजाम कर लेगी। वो जानती है कि राहुल गांधी एक बार पहुंच गए ग्राउंड जीरो पर तो फिर वहां से जो सवाल उठेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें आएंगी, लोग शायद भावुक होकर उनसे गले मिले, उनसे लिपट कर अपनी व्यथा बताएं, ये सारी चीजें क्योंकि राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं। जब भी हमने देखा कि चाहे लखीमपुर खीरी भी वो पहुंचे, वहां के जो पीड़ितों से मिले थे। और राहुल गांधी को रोकना शायद अब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी को कई साल पहले भट्टा परसौल में भी बाइक पर बैठकर जाते हुए देखा और मंदसौर में जब किसानों पर गोलीकांड जो हुआ था उसमें भी वो जीतू पटवारी के साथ पीछे बाइक पर बैठकर पहुंच गए थे। तो अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सुरक्षा के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है संभल तक वो बाइक से ना पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी को रोकना क्या आसान होगा? राहुल गांधी अब बड़ा एक्शन लेंगे। जाहिर है संसद अभी 20 तारीख तक चलनी है और ऐसे में संभल का मुद्दा जो है उस पर कांग्रेस का जो एक्शन होगा, राहुल गांधी का जो एक्शन होगा, उसको क्या बीजेपी रोक पाएगी? राहुल गांधी को आज तो जाने से रोक लिया, लेकिन बीजेपी के लिए अब जो मुसीबतें शुरू हो रही हैं उसको मोदी और योगी कैसे रोकेंगे ये देखना होगा। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।